बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब हमें बरतानिया से वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। साई का सिंध में इक़्तिदार इख्तिताम को पहुंच चुका। नए आने वाले को खुशामदीद के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सिंध के वज़ीर आला को तब्दील कर दिया गया, मगर कराची के अगर हालात की बात करें तो आखिर वो कब तब्दील होंगे? रेंजर्स के इख्तियारात का मामला अभी तक हल नहीं किया जा सका है। आज कराची में फौज की गाड़ी पर हमला किया गया और 2 एहलकार शहीद हुए। सिंध हुकूमत क्या अमनो अमान बरकरार रखने में वाकई नाकाम हो चुकी है? प्रोग्राम के आगाज पर तो इस सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर जब दूसरी स्टोरी के जानिब बढ़ेंगे तो स्विस बैंकों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स का माजरा, जबकि वजारत खजाना ने एक बार फिर से कलाबाजियां खाई हैं। इसहाक डार दावा करते हैं कि स्विस बैंकों में अरबों रुपए छुपाने वाले बच नहीं पाएंगे। पहले भी देखा गया कि कई मरतबा इस किस्म के दावे किए जाते रहे। इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई और कितना झूठ शामिल है, इस पर बात करेंगे। जब हम अपने तीसरी स्टोरी के जाने बढ़ेंगे तो शहबाज शरीफ जानते हैं सबके बड़े वफ्द के हमरा इस वक्त चीन में मौजूद हैं। चुनिया में इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। क्या सूबे अपने अपने तौर पर गैर मुमालिक के साथ मनपसंद मुआहिदे कर सकते हैं? बाकी सूबों के अगर वज़ीर आला को देखें तो वो इन गैर मुमालिक के दौरों पर नहीं जाते, किसी किस्म के मुआहिदे क्यों नहीं करते? क्या कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ कुछ ज़्यादा तेज़ हैं और बाकी वज़ीर आला जो हैं वो कुछ सुस्त चल रहे हैं? इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले अभी ब्रेकिंग्स भी चल रही थी कि मुराद अली शाह का इंतखाब कर लिया गया, बाकायदा ऐलान किया गया, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया कि कायम अली शाह के बिलावल कहते हैं कि उनके तजर्बे से इख्तिलाफ नहीं, तरीक़ेकार से इख्तिलाफ था। तो 8 साल तक भी तो यही तरीक़ा था, तब क्यों नहीं इख्तिलाफ किया गया? ज़ाहिर अब क्या उनको चेंज किया जाए ना, मगर मेरा ख्याल है कि अगर उनको उतारना भी था तो जब 8 साल रखा उनको, और वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, और याद रहे कि पीपल्स पार्टी में बड़े कम लोग हैं 1973 के आइन के ऊपर जिन्होंने दस्तखत किए हैं, कायम अली शाह। उन मेरा ख्याल मुझे और कोई दूसरा याद नहीं पड़ रहा जो इस वक्त मौजूद रह गया हो पीपल्स पार्टी में जिसके दस्तखत हो 73 के आइन में। तो जब उनको भेजना ही था तो अच्छे अल्फाज में भेज देते। तो मगर बुनियादी बात यह है कि अच्छा है नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, मगर मैं ये फिर दोहराऊंगा कि पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं और जो सिंध के मसाइल हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हैं, वो कायम अली शाह साहब की वजह से नहीं है। बल्कि मेरा ख्याल है कुछ मसाइल तो शायद ठीक है, वो बड़े मुराद अली शाह साहब यंग हैं जी, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मगर उनके आने से कुछ चीज़ें शायद ठीक तो हों, कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी और उसकी निशानदही ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गई, इंडिकेटर्स आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खुर्शीद शाह साहब ने जब ये कहा कि मुझसे नहीं पूछा गया, मगर ये खबरें दुरुस्त हैं कि उनको बिल्कुल इस चीज़ से वो खुश नहीं है। कायम अली शाह जी पुराने क्योंकि एक सियासतदान हैं, रवायती वो उसमें ख़ानदान से हैं, तो उनके ऊपर उनकी सीनियरिटी देख के काफ़ी लोग नहीं बोलते थे, मगर अभी जब वो उनकी जगह औरों को लाया गया तो बड़े लोगों को गिले शिकवे हैं। पुरानी फैमिलीज और भी बेताशा है। अगर आपने रवायती फैमिली से सियासतदान लेके आना था चीफ मिनिस्टर तो लोग बड़े कर सकते हैं कि जनाब निसार खुरू साहब भी समझ सकते हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, और भी ख़ानदान है काफ़ी पुराने जो कि समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि उनका स्टाइल ऑफ जो गवर्नेंस है वो इतने सोशल आदमी नहीं है मुराद अली शाह साहब, और पीपल्स पार्टी में एक जो रवाज है, जो तरीकाकार है कि वो बेसिकली वहाँ की शायद रिक्वायरमेंट डमी रबर स्टैंप की है। तो ये देखेंगे कि कैसे आगे चलता है, मगर फिलहाल ज़रूरी नहीं है कि मुराद अली शाह के आने से एक पीपल्स पार्टी बदल जाएगी और सिंध बदल जाएगा, कराची बदल जाएगा। वी होप फॉर द बेस्ट बट वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है क्लासा साहब, यही आपसे जानना चाहूंगी कि मुराद अली शाह को बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है वज़ीर आला सिंध के तौर पर, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी तजादात भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे सीनियर अरकान असम्बली हैं जो मुराद अली शाह को जूनियर तस्वुर करते हैं। ऐसी सूरत हाल में पार्टी में इख्तिलाफात पैदा होने शुरू हो चुके हैं। आमिर मतीन साहब का दिल बड़ा है, जो मुझे कल से मैं नोट कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को मैं यहाँ से बैठ के जो मैंने मॉनिटर किया है, यकदम हमारे दिलों में ये कायम अली शाह की मोहब्बत जाग गई है। पूरे 8 साल तक तो ये मीडिया जो था, इन्होंने हजारों किस्म के कायम अली शाह के मजाक बनाए हुए थे, उसकी सुस्ती के, उनके इनएक्शन के, उनके बहुत सारी चीजों को भूल जाने को, उनकी उम्र को हवाले से लेके। अब
पाकिस्तानी मीडिया ने यू टर्न लिया है और कैम अली शाह साहब की मोहब्बत जाग पड़ी हमारे दिल में। और जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं आमिर मतीन, आपको इनकी बातों से भी लग रहा होगा कि शायद कैम अली शाह के साथ ज्यादती हो गई है। कैम अली शाह को अच्छे अल्फाज के साथ याद करके भेजना थे। मसला उनकी क्या अचीवमेंट्स होंगी और कुछ नहीं। आमिर मतीन ने जरा मुझे 2-4 उनकी बड़ी अचीवमेंट्स गिनवा दें। 8 साल आमिर मतीन जो है ये तारीख के बहुत बड़े ये स्टूडेंट हैं। मैं जरा इनसे पूछ लेता हूँ, 2-4 वाकयात में बता देता हूँ। तारीख में यहाँ पे आप देखें शेर शाह सूरी जो है 4.5 साल रहे हैं, तो उनकी रिफॉर्म जो है बड़े सगीर में आज तक उनका रिफॉर्म चलती हैं। अलाउद्दीन खिलजी को देख लें, उनका भी इतना बड़ा कोई मेरा ख्याल टाइम पीरियड नहीं था, तकरीबन बराबर जा पड़ते हैं। उनके दौर के रिफॉर्म्स आप देख लें। सो मुझे ये मैं सिर्फ 2-4 लोगों की आपको बता रहा हूँ, मुझे बता रहे हैं कि इनके दौर में कैम अली शाह साहब, उनकी जो भी मजबूरियां हूँ, जी सरदारी साहब तलवार लेके बैठे थे, बिलावल उन पे गन तान के बैठे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, पार्टी में उनकी कोई सुनता नहीं था, एक डमी वजीर आला थे। तो ये जो TOR SOP थी, ये तो शाह जी ने खुद एक्सेप्ट की थी। इनकार कर देते जनाब कि मैं इतना डमी वजीर आला नहीं बनूंगा, मुझे बनाना है तो पूरी पावर से, नहीं बनाना अपने पास रखें। अब यकदम उन्होंने मजलूमियत का एक उन्होंने ले लिया है जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है। 8 साल आमिर मतीन साहब, आप तारीख को बहुत पढ़ते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। इवन भुट्टो साहब को देख लें, भुट्टो साहब का दौर जो हम देखते हैं, उनका कितना बरस था, मेरा 4-5 साल ही था, बल्कि 4.5 साल था ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो भुट्टो साहब ने कितने काम कर लिए थे सर। जिन्होंने करना होता है वो पहले दिन से सीरियस होते हैं, उनका पता शुरू उनका लग जाता है कि दे मीन बिजनेस। शाह जी पहले दिन से थे, उनका यही काम था जो आखिरी दिन तक करते रहे, लुक बिजी, डू नथिंग, ऑर्डर्स उनके मानता कोई नहीं था। पार्टी के अंदर पहले ही जरदारी साहब ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे। एक उनका टप्पी साहब का ग्रुप है, एक आपको याद होगा जुल्फकार मिर्जा साहब थे, शजील मेमन साहब थे, निसार खोड़ो साहब थे, सिराज दुरानी साहब थे, उसके बाद पीर मजहर हक थे, और हर एक पे जरदारी साहब ने हाथ डाला हुआ था। और इनके ऊपर आपको पता अनवर मजीद बैठे थे। सो ये एक डमी वजीर आला थे। इनका दौर मेरा ख्याल है सिंध के हवाले से बहुत बुरा दौर समझा जाएगा कि जब वहां पे लिटरेसी रेट 4% कम हुआ है। और जब सिंध के बारे में ये रिपोर्ट है कि यहाँ पे आपकी 75% आबादी गुर्बत का शिकार है, ये कोई इतना अच्छा दौर नहीं था। और ना मेरा ख्याल है शाह जी को कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि उनके जाने से खुदा ना खासा सिंध या कराची नहीं चल सकेगा। अब नए वजीर आला हैं, अब देखें जी कि इसमें से ये क्या निकलता है। वो बिलावल तो कह रहे हैं जी बड़ी आजादी होगी, आपको भी पता है, मेरा ख्याल लोगों को पता है कितनी आजादी वो ले सकते हैं वो। ठीक है, आजादी से मुतालिक बात किया। मैं 1 मिनट इसका जवाब देना चाहूँगा। राज साहब, मेरा सिर्फ बुनियादी तौर पे ये कहना है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जनाब जो सारी खराबियाँ थी वो काइम अली शाह में ही थी और उनकी वजह से सिंध गवर्नमेंट नहीं चल रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये गलत है। प्रॉब्लम जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं और उनके इस टोले के हैं और उनके मफादात के हैं। वहाँ जॉब चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन ही यही है कि जनाब आप ये उनके कारखाने, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके ले पालिक बच्चों को, घर के नौकरों तक को जो है वो वजारतें और पता नहीं क्या क्या दिया है। वो लोग जो कि बैग लेके चलते थे आसिफ जरदारी का और अदी का, तो वजीर बना दिए गए हैं। तो वहाँ पे अगर ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो मुराद अली शाह को छोड़े वहीद मुराद साहब को भी ले आएंगे तो यहाँ मसले का हल नहीं होगा। सही, जो आपने बात की है क्लासा साहब, आपने सुनी है, जिस तरह से आपने भी कहा कि और आमिर साहब ने कहा कि वहां पर वजारत का मतलब भी यही है कि आपको एक डमी के तौर पर अपना काम करना होगा। लेकिन बिलावल तो अब कह रहा है कि मुराद अली शाह को नई काबीना बनाने के लिए मुकम्मल इख्तियार भी हासिल होगा। आप समझते हैं कि बात सिर्फ ये कहने तक रहेगी या अमली जामा भी पहनाया जाएगा? मैं बिलावल की नीयत पे शक नहीं करता, क्योंकि 2-4 अच्छे लोग हैं कराची के जो बिलावल के बारे में अच्छी ओपिनियन रखते हैं और वो लोग हैं जिनके बारे में मेरी अच्छी ओपिनियन है। लिहाजा मैं बिलावल को भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देता रहता हूँ, अपने शोज में भी देता हूँ, अपनी गुफ्तगू में भी मैं देता रहता हूँ। अब बिलावल कहते हैं कि अपनी उनको मर्जी की कैबिनेट बनाएगा। ये कहाँ से ये मर्जी की कैबिनेट आएगी? कोई नए आसमान से फरिश्ते आएंगे? ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी की लॉट है, क्या आप उस लॉट को हटा के नए बंदे लेके आएंगे? नए बंदों में से कितने लोग आके डिलीवर कर सकते हैं, डिपार्चर कर सकते हैं? जो 8-10 आपने मेल लोग बताए हुए हैं, आप उनको कैसे हटाएंगे? आप नहीं हटा सकते, आप उसकी कोशिश के बावजूद नहीं हटाएंगे। अगर आपने उनको हटाया, वजीर ना बनाया, तो वो आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर देंगे। सो उनकी साजिशों से बचने के लिए आपको लेना पड़ेगा और इनके पास नए बंदे नहीं है मदद के साथ।
एक ठीक है फ्यूडल वहां से इलीट आती है सिंध से, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी होंगे, कुछ बेहतर भी होंगे। आप तो जो ईंट उठाते हैं, जो हमारे लिए दुख की बात है, जो भी ईंट आप उठाते हैं नीचे से कोई ना कोई आपको एक ऐसे शहर मिलते हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने बहुत सारे लूटमार की हुए, पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। ये जो 8 साल पीपल्स पार्टी का दौर था, इसमें कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा, कुछ 2-4 बंदे भी नहीं रहेगा जिनको हम 8 साल जो थी, और जो कायम अली शाह की गवर्नेंस के हवाले से क्लासेस साहब बात की जा रही है, वो यही कहा जा रही है कि बड़ी बैड गवर्नेंस है। आमिर साहब एक ब्रेक ले लें, मैं भी आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना बिल्कुल, अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे। रेंजर्स इख्तियारात का मामला जो अभी तक हल नहीं हो सका, उस पर भी बात करेंगे, और वजारत खजाना ने स्विस बैंकों में पड़े हुए अरबों डॉलर्स के हवाले से एक नया झूठ जो सामने लाया है, जो नई कलाबाजी खाई है, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, हम ब्रेक पर चले गए, आप शायद क्लासेस साहब से किसी बात पर इख्तिलाफ करना चाह रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि क्लास साहब की मोहब्बत अपनी जगह बिलावल के लिए, और बिल्कुल एक नौजवान आदमी है और उसको मौका भी मिलना चाहिए और बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए। मगर मुझे शुबा ये है और ख़दशात ये हैं कि उनकी जिस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, उर्दू तो ठीक है सिखाया जा रहा है, मगर उनको एक्सपोजर सोसाइटी का बड़ा ज़रूरी है। अभी तक उनका एक्सपोजर जो गरीब आदमी का या पाकिस्तान के मसाइल का, वो सिर्फ अपने नौकरों की, घर के नौकरों की हद तक है, क्योंकि वो उनके सिक्योरिटी के इतने मसले हैं कि वो इतने बड़े मोटरकेड में 40-40 लोगों के साथ 10-10 गाड़ियों में चलते हैं कि उनको तो आम आदमी के साथ बैठने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये जो सिस्टम को चेंज करना और फलाह करनी और इस्लाह करनी, इसके लिए कल भी हम ये बात करते रहे हैं कि निज़ाम का पता होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप निज़ाम में तब्दीली लाएंगे। जी क्लासा साहब। खैर, आमिर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वजन हो सकता है, मैं एग्री करता हूं। मैंने ये बात कही हुई है कि आपको बिलावल को एक क्लीन, आपको स्लेट के साथ, रैकेट के साथ आपको भेजना चाहिए पंजाब में। अभी तक वो पंजाब में एंटर नहीं हुए, एजेके में गए हैं तो उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उन पे स्कैंडल्स हैं। अब बिलावल इतना भी मेरा ख्याल है रेवोल्यूशनरी नहीं होगा, रेडिकल नहीं होगा कि हम उनसे ये तवक्को रख के बैठे कि अपने बाप के खिलाफ एक बगावत करे, वो जरदारी साहब के खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश की थी वैसे बिलावल ने। ये मैं आपको बड़ी हारसत मौत बता रहा हूँ। 2-4 की इश्यूज पे बिलावल ने स्टैंड लिया था, और आपको याद होगा बिलावल जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले भी गए थे, इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं गए थे। इसके बाद आपको याद आ जाएगा उनको मनाने के लिए लंदन और दुबई में बड़े सारे बंदे भी भेजे गए थे, उस पर बिलावल ने स्टैंड लिया था। जरदारी साहब इवन, हालांकि जो भी अल्फाज कहते हैं बड़ा सोच समझ के कहते हैं, जरदारी साहब जो आपको याद होगा, उन्होंने तो एक उसमें जलसे में उन्होंने अपने बेटे की क्लास ले ली थी। उन्होंने कहा था कि बिलावल अभी बच्चा है, इसको सियासत की समझ नहीं है, अभी इसको सीखने की जरूरत है, और उसको उन्होंने पाकिस्तान बदर कर दिया था कि आप तशरीफ ले जाएं, आप मेरे जो इत्तेहादी हैं आप उनको खराब कर रहे हैं। इत्तेहादी कौन थे? एमक्यूएम पे अटैक किया था, अगर आपको याद हो। वो अगर आप देखें कि बिलावल ने अब तक जो गुफ्तगू की है, आप इसको कहें कि गुड काप बैड काप खेला जा रहा है, कि बाप जो है वो जनाब गुड काप खेलते हैं, बिलावल जो है बैड काप खेलते हैं, व्हाटएवर, या उनकी जो भी पोजीशन, जो बिलावल ने अब तक आप देखें तरीके इंसाफ पे अटैक करने थे बिलावल भुट्टो ने किए हैं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी शेयर पे करने थे अगर कोई अटैक बड़े सीरियस किस्म के, वो बिलावल ने किए हैं। आप अगर उसके बाद आप उस एमक्यूएम को देखें, एमक्यूएम पे अगर कोई सीरियस अटैक्स हुए हैं और जिस पे एमक्यूएम नाराज हो गई थी और उसके बाद जरदारी साहब ने उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था, तो बिलावल ने किए थे। वो चाहे वो गुड का बैड का भी बाप बेटा खेल रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रोल ये बिलावल खेल रहा है वो बिलावल को फायदा देगा आने वाले दिनों में, कि पार्टी का एक वो एलिमेंट जो है, जो एक उस भुट्टो दौर की पॉलिटिक्स चाहते हैं, जो थोड़ी सी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स चाहते हैं, थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स चाहते हैं, बिलावल उस ये तबके को या अपने वोटर को मेरा ख्याल अपील कर रहा है। ये बात उसकी ठीक है कि उसके वाले साहब जो है वो अगर थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए, जो बैगेज उन्होंने उठा के बिलावल पे लाद दिया है, वो अगर उस बैगेज से उनको थोड़ा सा परख कर दें, वो उसको डॉक्टर आसिम हुसैन को बचाने के लिए ट्वीट ना करें, वो दीगर जो करप्ट अनासर हैं पार्टीज के उन पे हाथ पड़े तो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना समझें, तो बिलावल के पास अभी भी चांस है कि सराइकी इलाकों में जाए, उनके साथ बैठ के डला करे। सेंट्रल पंजाब में बहुत सारे मेरा ख्याल पुराने लोग होंगे, उनसे बात करे, या यहाँ पे नॉर्थ में आए, जरा बलूचिस्तान से हट के केपीके में, या इंटीरियर सिंध की जो बुरी हालत है। और मुझे नहीं समझ आता कि 1.5 साल में, जो मेरे लिए मुश्किल है आमिर, 1.5 साल में ये कैसे
नया वजीर आला जो है 8 साल का गंद जो फैलाया गया है और जो वहां पे मार धाड़ की गई है उसको कैसे ठीक करके ये 2018 के इलेक्शन में अपने आप को नई पार्टी के तौर पर पेश करेंगे। मेरे लिए ये बात वैसे ये हजम करना मुश्किल है थोड़ी सी। यकीनन क्लासा साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 8 साल की गंद को आप 1.5-पौने 2 साल में किस तरह से साफ करेंगे। और जो बात ने आपने की है कि बिलावल के पास चांसेस अभी मौजूद हैं कि वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन आमिर साहब बिलावल जो फ़ायदा हासिल करेंगे उसका बिलवास्ता या बिलावास्ता सारा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा और आसिफ अली जरदारी को पहुंचेगा। आप एग्री करेंगे इस बात पर? नहीं, वो तो देखेंगे पहले। देयर इज अ बिग इफ इन्वॉल्व कि होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा ये बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंस है कि आसिफ जरदारी के होते हुए ये देखें ना, पार्टी श्रिंक होती जा रही है डे बाय डे। ये कितनी बड़ी पार्टी 2008 में जीतने के बाद से इस दफ़ा छोटी होती है और छोटी से छोटी होती जा रही है। तो इसका हाल PMLQ वाला ही होता जा रहा है, ये टांगा पार्टी बनती जा रही है। सो देखेंगे जब वो होगा। मगर मुझे फ़िलहाल पावर की वजह से लोग चिपके हुए हैं, जो ही ये पावर कम हो रही है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पावर की आपने बात की। क्लासा साहब, आज बड़ा अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, यकीनन आपके इल्म में होगा। कराची में सदर के इलाके में फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया, 2 अहलकार शहीद हो गए हैं। आखिर सिंध हुकूमत ये क्यों नहीं तस्लीम कर लेती कि मामला अगर सियासी चाल के थ्रू दबाने की कोशिश की गई थी रेंजर्स इख्तियारात के, और अब अमन व अमान में सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आखिर इसको तस्लीम क्यों नहीं कर लिया जाता? जैसे वो कहते हैं ना कि मेरा ख्याल है, एक मेरा व्यू है कि कराची के हालात से पीपल्स पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हमने 8 सालों में देखा है। उसकी वजह है वो ये समझते हैं कि कराची जो है ये हमें वोट नहीं देता, ये MQM को वोट डालता है। 1-2 सीटें निकल आएंगी लियारी या उसके करीब से 1-2 उनकी रिवायती सीटें हैं, वहां पे काम करें ना करें लियारी के लोगों ने इनको वोट देना है। वो भुट्टो साहब के साथ वो बंधे हुए लोग हैं, उनके अपने लॉयल्टीज के मसाइल हैं। सो जब इन्हें ये पता है कि यहाँ पे 18, 20, 22 जितनी भी सीटें हैं कराची की, हमें यहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम अपना सर खपाने के बजाय, कराची के लोगों की केयर करने की बजाय, तो हम आराम से बैठ के तमाशा देखते हैं। 8 सालों में तो यही कुछ हमने देखा। कराची के हवाले से उन्होंने टोटल अपने आप को एक अलहदा ये कर लिया है। उन्होंने MQM को आगे रखा हुआ था। MQM भी यही चाहती थी, आपको याद होगा, कि कराची के मामले में और कोई पार्टी यहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। यहाँ पे आपके ये MQM के अंदर से भी कोई नहीं उनके खिलाफ खड़ा हो सकता। वो पीपल्स पार्टी भी कराची में नहीं घुस सकती, तरीके इंसाफ भी नहीं घुस सकती। वहां पे आपको याद हो ANP या पंजाबी सिंधी महाजर जो भी अलायंस था एक माजी में था, वो भी नहीं बन सकता था। जिन्होंने कोशिशें की थी वहां तशद्दुद हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। अब जाके रिसेंटली कुछ आपको याद होगा इन्होंने पेनिट्रेशन की थी तरीके इंसाफ ने, और बड़े अच्छे जलसे किए थे। लेकिन अब हमने देखा है कि वो तहरीक इंसाफ भी इस बात से पीछे हट के उन्होंने कहा जनाब कि कराची में कुछ नहीं हो सकता, 8-10 लाख से ज्यादा वोट आपको नहीं पड़ सकते, लोगों ने MQM को वोट देना। यही एटीट्यूड मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का हमने देखा है। इसलिए कराची में कोई बदअमनी हो, कराची में कोई मरे जिए, किसी को भत्ता लें, स्ट्रीट क्राइम हो, तो इन लोगों की वो इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आती पीपल्स पार्टी। 8 साल बहुत बड़ा टाइम है। 8 से 10,000 लोग टारगेटेड वहां किलिंग में ये मारा गया। इन लोगों को अगर इंटरेस्ट होती, ये पुलिस को खड़ा करते, ये शायद हयात जैसे ये पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर ना करते और उसी के जरिए चीजें ठीक कराते पुलिस के जरिए। अच्छा ठीक है, चलो आपने नहीं होने दी, रेंजर्स को लेके आए, अपनी मर्जी से लेके, आप कंसल्टेशन से लेके, फिर चाहिए था कि आप रेंजर्स को फिर हर 3-6 महीने बाद आपके दरबार में हाजिर होना पड़ता है। अभी आपको 4-5 रोज हो गए, पावर्स नहीं दे रहे। आप उनके साथ जो खेल खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये मेन फैक्टर ये है कि कराची के लोगों को सजा दी जा रही है कि आपने MQM को वोट दिए हैं, आप जाने MQM जाने। अच्छा MQM ने क्या काम किया, मेरा आपको याद होगा, हम कराची में थे, हमें टैक्सी ड्राइवर ने कहा था, जब हमने पूछा कराची में इतना गंद है, इतना गंदा शहर क्यों हो गया है, उनका ये जवाब था, टैक्सी ड्राइवर की विजडम देखें। उसने कहा जनाब कराची के जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन जो आपकी हैं, यहाँ पे ये जितने सफाई के महकमे, वहां पे MQM का होल्ड है। MQM में बैठ के उनके जरिए कराची शहर की सफाई नहीं होने देते, ताकि लोगों को ये तसर दे कि अगर हम पावर में नहीं है तो हमारे बगैर आपका काम नहीं हो सकता। सो इस पूरी वॉर में एक तरफ पीपल्स पार्टी ने उनको पनिश किया है कराची के लोगों को, और दूसरी तरफ MQM ने पनिश किया है जो अपने उनके लोग बैठे हुए हैं कारपोरेशन में, और उसका नुकसान जो है कराची के आम आदमी को हुआ है। जी आमिर साहब, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, मगर ये भी दुरुस्त है क्रार साहब कि वहाँ लोकल बॉडीज़ को पूरे सिंध में और वैसे ही पूरे पाकिस्तान में KP को छोड़ के
पावर ही नहीं दी जा रही। तो ये जो सफाई के मसले और ये नाली पानी के मसले हैं, ये सिवाय लोकल बॉडीज़ के ठीक नहीं हो सकते। मगर ये जो वाक़या आज दो फौजी जवानों की शहादत हुई है, ये अफसोसनाक भी है और ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इसलिए कि इस वक्त कराची के सारा अमन जो है वो रेंजर्स के इर्द गिर्द ठहरा हुआ है और उनकी एक खौफ है या उनका एक डर है जिसकी वजह से। तो ये अगर खुदा ना खास्ता ट्रेंड जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या वो जो कहते हैं ना इज़्ज़त सादात में दरार डालने वाली बात, तो ये जो लोग भी कर रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। इसके बड़े ख़तरनाक नुकसान हो सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक खेल है, यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल सच कहा आमिर साहब कि इसके खतरनाक नताइज भी मौसूल हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 4 बार पहले वजारत खजाना ने स्विस बैंकों के हवाले से कलाबाजियां खाई और आज फिर एक बार फिर से इसाक डार साहब की जानिब से दावा किया गया है कि अरबों रुपए छुपाने वाले स्विस बैंकों में अब नहीं बच सकेंगे। इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ शामिल है, आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के हवाले से, जो इस वक्त अपने एक बड़े वफ्द के हमरा चाइना में मौजूद हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि बड़े दस्तखत किए गए हैं इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले से, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सवालात भी उठ रहे हैं। वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्या होगा, कैसे होगा और किस लिए होगा? ये बड़ी मज़ेदार किस्म की एक तो लाइटर वेन में ख़बरें चल रही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कहा जा रहा है कि वो एक चाइना में बड़े पॉपुलर हो गए हैं कि वो पहले उनका एक सूबा है शेंजन कि वहाँ की बड़ी तरक्की मशहूर थी, तो अब वो कह रहे हैं कि ये शेंजन स्पीड नहीं पंजाब स्पीड इनकी। ये क्या है? ये बड़ी मज़ेदार बात है। लोग हंस रहे हैं कि जनाब ये भी ज़रा चाइना वालों को बता दें कि जो स्पीड है, ये इस वक्त हाल ही में ख़बर आई है कि इस सारी जो है 600 बच्चे यहाँ पंजाब से अगवा हुए हैं। यहाँ पे आपके हेल्थ के और उसके एजुकेशन के वो जो है फिगर्स नीचे जा रही है। बेरोज़गारी और गुर्बत के भी रिसेंटली फिगर्स आए हैं कि 31% पंजाब में है, वो ऊपर जा रही है। तो ये स्पीड के पता नहीं क्या पैमाने हैं। मगर और बड़े सवाल जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये एक सवाल ज़ाहिर आ जाता है कि जनाब पंजाब के ही चीफ मिनिस्टर क्यों चाइना बहुत ज़्यादा जाते हैं और ये CPEC की मीटिंग्स में भी वही जाते हैं। कल को क्या ये जो सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हमारे पास ये एग्रीमेंट्स की हमने कॉपियाँ मंगवाई हैं ऑफिशियल कि ये क्या किए जा रहे हैं और कैसे किए जा रहे हैं, क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की इसमें कोई शमूलियत है, ज़रूरत है या नहीं है। कल को क्या अगर बलूचिस्तान के या KP के चीफ मिनिस्टर अफगानिस्तान ईरान से इस तरह के करते रहें, और उनका तो बॉर्डर भी लगता है चाइना के साथ KP का, तो वो नहीं जा रहे। और पंजाब का यहाँ तक ये हो रहा है कि लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर नहीं है, ये पाकिस्तान पंजाब कॉरिडोर बनता जा रहा है। हमें ये खबर बताई गई थी कि जनाब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट से ही मंगवाए हैं। तो उसमें जो जिक्र है वो $12 बिलियन के वो उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो CN टैक्स जो वहाँ का एक प्राइवेट इदारा है जो यहाँ पे देंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉइंट वेंचर्स को। अब ये क्लियर नहीं है कि ये लोन की सूरत में गवर्नमेंट को मिलेगा, ग्रांट होगा, काफ़ी सारे सवाल हैं। पर क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि इसमें बाकी सूबों को प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑलरेडी सिंध और बलूचिस्तान के कोई 5 प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, वो शेल्फ हो चुके हैं, वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिससे ऑलरेडी सिंध का जो उसके अंदर शमूलियत है पहले 11 अरब रुपए की थी, वो 7 पे आ गई भी है, बलूचिस्तान की भी आ गई है। दूसरा, इसके ऊपर सवाल आ जाएगा कि ये पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा इसका वो वाला आ जाएगा। तीसरा ये है कि इसकी डेलीगेशन की नौयत पे है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस डेलीगेशन में मियां मोहम्मद बंशा साहब साथ गए हुए हैं। ये शायद आप तस्वीरें देख रहे होंगे। तो हमारी एप्टमा से बात हुई। एप्टमा पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन सबसे बड़ा इदारा है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा कोई नुमाइंदा नहीं गया, हमारे से कोई मशवरा नहीं किया गया, और ये हमें नहीं पता कि जो चूनिया में स्टेट लगेगी इसमें हमारा क्या अमल दखल होगा। वो कल बाय द वे उन्होंने हमें बताया है कि वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं और वो हड़ताल का सोच रहे हैं
कि जनाब हमारे यहाँ तो वायबिलिटी नहीं है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, और ये जो आगे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आया ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये कंपैटिबिलिटी है या नहीं, किसका क्या फ़ायदा है। तो ये जिस तरह एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में किया गया था कि शुरू में मियां मोहम्मद पंचा साहब साथ गए थे और बाद में वो सर्कुलर डेट के इश्यूज़ रहे कि उनकी कंपनी को पे किया गया, तो जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर बेताशा सवाल आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि क्लास साहब इस पर अपना व्यू दे दें, फिर कुछ और सवाल आते हैं वो भी बताना चाहेंगे। जी क्लास साहब। अभी आमिर ने बात की चोनिया की, चोनिया एक मिल लग रही है, लगाएं भाई, जरूर लगाएं। इससे पहले आपको याद होगा लाहौर सिटी गवर्नमेंट्स का एक प्रोजेक्ट लग रहा था, वो भी लाहौर में लग रहा था, लगाएं जनाब, बड़ा जरूरी है। इससे पहले यह चिन्योट से आपको याद होगा बहुत बड़ी तकरीब हुई थी, 15-20 करोड़ रुपया लगाया गया था। उसमें ये इंकशाफात किए गए थे कि पाकिस्तान की तारीख के इतने बड़े या सोने के, यहाँ पे आपको कॉपर के या चांदी के इतने बड़े ज़खायर मिल गए हैं कि आने वाली कई नस्लें बैठ के घर बैठ कर खाएंगी। आज किसी को याद नहीं वो चिन्योट वाले जखायर किधर गए, क्या बना उनका, जो हमें एक उसकी गोली दी गई थी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए गए थे। तो चिन्योट वाले भी कि वही कहानी है कि लोगों को एक ख्वाब एक चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि यार को थोड़ी सी मुस्बत बात किया करें, लोगों को ख्वाब दिखाया करें। तो मैंने उनको भी कहा, मैं ख्वाब दिखाने के लिए हमारे पंजाब के हुक्मरान जो मौजूद हैं, अब जिस सूबे की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की 0.0 उस पे नेगेटिव में चली गई हो, 0.19%, वो सूबा अगर ये खबरें लगवाए उसका हुक्मरान जी, चाइनीज मुझसे बड़े खुश हैं, तो चाइनीज को कहें जी किसी सूबे का लगा के देख लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं वहां पे चाइना की ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की 0.19% आ जाए। बिजनेसमैन है सर वो चाइनीज जो है, आपने कहा ये ग्रांट होगी, लोन होगी, सर लोन होगा। ग्रांट आपको अमेरिकन देते हैं, सिर्फ ज़हन में रखें, ये अमेरिकन वैद हैं जो ग्रांट देते हैं। $32 बिलियन जो था वो आपको ग्रांट मिली थी, लोन नहीं था। चाइनीज आपको जितना पैसा देते हैं सारे का सारा लोन है, मोस्टली कमर्शियल है उसमें। दूसरा आपने कहा चाइनीज बड़े खुश हैं, जो खबरें लग रही हैं बड़े खुश हैं, ये तो कारोबार है सर, इट्स ए बिजनेस, इट्स ए बिजनेस। कि मैं आपको अगर $46 अरब का बिजनेस दूंगा, लाहौर की $1.6 बिलियन की ट्रेन का मैं आपको ठेका दूंगा, आपसे लोन लूंगा, आपकी कंपनीज को कहूंगा कि आके लगाएं, तो आप मेरी तारीफें नहीं करेंगे। और चाइनीज को क्या इंटरेस्ट होगी कि पाकिस्तान से पैसा कहां से आ रहा है, ये कहां से वापस जा रहा है। अगेन आइडियली अगर चाइना ने पाकिस्तान की मदद करनी है, जो करता भी है बहुत सारी चीजों में, आप पाकिस्तान के साथ BOT करें सर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। हमें लोन्स के चक्कर में ना डालें, हमारी इकॉनमी पहले बैठ रही है जनाब। आप आए, मोटरवे भी बनाएं, आप यहाँ पे ट्रेनें भी बनाएं, यहाँ पे बसें भी शुरू करें, आप फिर उनको ऑपरेट भी आप करें, आप उसका टोल प्लाजा जो है वो इकट्ठा करें, आप सारे पैसे 50 साल के लिए इनको मोटरवे दे दें, ट्रेनें दे दें, सब कुछ दे दें कि जनाब इसमें से अपना जो भी खर्चा आपका हो आप उसको आके निकालें। आप क्या कर रहे हैं, आप टोल प्लाजे अपने ही लोगों को दे रहे हैं और चाइना से लोन ले रहे हैं, और फिर एग्रीकल्चर तबाह करने के बाद ये खबरें भी लगवाते हैं कि चाइनीज आपसे बड़े खुश हैं। चाइनीज ने कहा पंजाब स्पीड मॉडल आ गया है। हजूर चाइना में अगर होते ना आप, और ये आपकी ग्रोथ रेट होती, आपकी एग्रीकल्चर आपकी तबाह होती, इंडस्ट्री आपकी तबाह होती, एक्सपोर्ट आपकी नीचे होती, फिर चाइनीज जो अपने वजीर आजमों के साथ, अपने वजीरों के साथ जो हशर करते हैं, वो मैं बैठ के टीवी पे बता के मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता कि फिर क्या हशर होता हमारा सर वहां पे। ठीक है क्लासेस साहब, ये तो प्रोजेक्ट्स की जो असल कहानी है वो है, लेकिन आमिर साहब अगर हालिया सियासी सरगर्मियों को हम देखते हैं वज़ीर आला पंजाब की, तो ऐसा महसूस होता है कि फॉरेन मिनिस्टर के जो फ़राइज़ हैं वो शहबाज शरीफ अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ तो गैर मुतरक हैं, लेकिन खारजा मामलात में शहबाज शरीफ मुतरक हैं। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि ये ऐसे मौके पे शहबाज शरीफ साहब आज सारे अखबारों में नजर आ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट चाइना के साथ फ्रंट पेज पे नजर आ रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे कि जब नवाज शरीफ बिल्कुल गैर मुतहरक हैं और फॉरेन पॉलिसी का लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब की ये फुर्तियाँ जो नज़र आ रही हैं, पता नहीं अब ये क्या एज अ मुतबादल के तौर पे पेश कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इनफैक्ट एक्चुअली मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि इसकी जो डिटेल्स देखी हैं कि चाइना में ज़ाहिर लेबर महंगी हो रही है और ये समझ आती है कि चाइना इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने में, टेक्सटाइल के उसमें। मगर हाँ इशू ये है, इसमें बड़ी तफसीलात है कि वो किन किन शोबों में हमारी मदद करना चाहते हैं। इशू यहाँ पे ये है कि इसको एक तो ट्रांसपेरेंट रखें, पता ही नहीं चलता ये डेलीगेशन कैसे बना, किसको बनाया, और अपने चमचों के ज़रिए जो तारीफ़ें करवाई जा रही हैं और गलत खबरें बताई जा रही हैं कि 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो गलत है।
दूसरा ये कि क्या हमने अपने इंडस्ट्री के उनको इसके अंदर मशावरत में रखा है और उनके मफादात को वॉच कर रहे हैं, या ये एक ख़ास ख़ानदान या ग्रुप को बेनिफिट करने के लिए किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जनाब हमें बताया जाए कि ये जो $10 बिलियन की इसके अंदर जिक्र है कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट विल बी ओपन फॉर चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी बिजनेसेस इन जॉइंट वेंचर्स। अब ये नहीं पता कि ये जॉइंट वेंचर्स विद गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, पता नहीं है, वही वाली बात वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, मगर वी डोंट नो कि ये लोन है या क्या है। सो इसको ओपन अप करें ताकि हमें भी पता चले। दूसरा कोई लाइटर वेन में ये मैं पढ़ रहा था, बड़ी मज़ा खेसी खबरें थी कि जी वहाँ पे वो चाइना की सोशलिस्ट उससे बहुत मुतासर हैं और नून लीग और कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी जो है करीब आ गई है। तो वो मुझे वो जो जालिब के कपड़े पहन लेते हैं और बाकी चीज़ें वो तो समझ आती हैं, मगर ये सोशलिज्म का निज़ाम जो पंजाब के अंदर पावर्टी और गरीब अमीर के अंदर फ़र्क बढ़ता जा रहा है, पहले इसको ठीक कर लें। और इस तरह क्लास साहब अभी कह रहे थे कि ज़राअत में 40 साल में -2, ये एक्चुअली फिगर -2% जो मनफी कमी आई है, खुदा के लिए उसको पहले ठीक करें, बाद में ही अपना सोशलिज्म का एंड लेके आएं। ये आमिर साहब सोशलिज्म की आपने बात की है, भुट्टो साहब को तो वैसे भी शहबाज शरीफ बड़ा कॉपी करते हैं बहुत सारे मामलात में, समझते हैं कि भुट्टो का जो नारा सोशलिज्म का था वो अब शहबाज शरीफ ने अपना लिया है? ये मेरा क्लास साहब इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्लास साहब जी, क्लास साहब मुख्तसर जानना चाहेंगे। भुट्टो साहब में और शहबाज शरीफ साहब में मतलब एक ही तकाबुल हो सकता है कि भुट्टो साहब जब माइक तोड़ते थे तो एक स्टाइल होता था, पूरा मजमा एक जोश से खड़ा हो जाता था। और जितने टीवी के माइक्स मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने तोड़े, एक किसी पैकेज दिखाएंगे कि अगर आपने माइक तोड़ के भुट्टो साहब का मुकाबला करना है तो वो फिर मेरा ख्याल भुट्टो साहब बहुत पीछे रह गए हैं, भुट्टो साहब मुकाबला नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब आगे निकल गए। ये माइक तोड़ने से, ये ड्रामेबाजियां करने से, एक्टिंग करने से, इनसे अब सोशलिस्ट भी नहीं बनते, इनसे अब भुट्टो भी नहीं बन सकते। आपने जो वहां पे अपने आप को एक टाइटल दिलवाया है कि पंजाब स्पीड मॉडल, चाइना फॉलो कर रहे हैं, चाइना कोई पागल हो गया है? मतलब चाइना में जो उन्होंने इतनी तरक्की की है वो इसी तरह के मॉडल से, पंजाब मॉडल से की है, जिसके आपका 70% आपका सूबा एग्रीकल्चर का है, और हम बार बार रो रहे हैं कि किसान को आपने तबाह करके रख दिया है। आपकी पहले 40 साल में पहली दफा नेगेटिव आपकी ग्रोथ गई है। आप कहते हैं पंजाब बड़ा तरक्की कर गया। आप जाए ना जरा साउथ पंजाब में जरा विजिट तो करें, आप डेरा गाजी खां राजनपुर साइड पे तो जाए, वहां जानवर और इंसान जो है वो पानी इकट्ठे पीते हैं वहां पे। बहावलपुर जो था, जो सबसे अमीर तरीन आपकी रियासत होती थी आपकी तकसीम के वक्त, वो सबसे ज्यादा गरीब हो चुकी है। आप मुजफ्फरगढ़ सबसे ज्यादा गरीब है, आप मेरे लइये की तरफ वहां पे रुख करें, वो सबसे ज्यादा गरीब है। आपके सिर्फ 2-4 आपने इलाकों पे फोकस करके और मेरे जैसे लोगों के जरिए अच्छी अपने बारे में आपने तारीफें करवा के आपका ख्याल है पंजाब मॉडल अब चाइना में पॉपुलर है। मेरा ख्याल है चाइनीज को यह पता चल गया ना कि हमारे बारे में खबरें छप रही हैं, तो चाइनीज को यहाँ पे सियासतदानों का, बिन हुक्मरानों को खासतौर पर साउथ पंजाब की तरफ तवज्जो देना बड़ा जरूरी होगा। और जो शहबाज शरीफ साहब भुट्टो साहब के कॉपी करते हैं, अक्सर उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि भुट्टो साहब में खुद एक स्टाइल मौजूद था, कोई भी सियासतदान एक्टिंग करने के बाद भुट्टो नहीं बन सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।